नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। और आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। बात करेंगे बीजेपी की स्ट्रेटेजी के बारे में, क्या कुछ बीजेपी आगे करने जा रही है, क्या प्लान्स हैं आगे के और अच्छे दिन कब तक लोगों को नजर आने लगेंगे। लेकिन उससे पहले अरुण सिंह के बारे में एक रिपोर्ट आप देखिए। अरुण सिंह का जन्म यूपी के मिर्जापुर जिले के ठम्पकी में 4 अप्रैल 1965 को हुआ था। अरुण सिंह बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। उन्होंने स्नातक स्तर की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में 25 साल का अनुभव है। अरुण सिंह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा इकाई से की। 1999 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे। उसके बाद वो निवेशक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक बने। अरुण सिंह ने 2009 से 2014 के बीच बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भी काम किया। उन्हें 2013-14 में ओडिशा बीजेपी के राज्य सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिली। बाद में राज्य प्रभारी के लिए उनका चयन किया गया। अपने सफल अभियान के अनुभव और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड के चलते उन्हें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया था। बीजेपी सदस्यता के मामले में दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और इस दौरान अरुण सिंह सदस्यता अभियान एवं राष्ट्रीय सह प्रभारी थे। इस महत्वपूर्ण अभियान के लिए अरुण सिंह ने देश भर में यात्रा की। वर्तमान में अरुण सिंह राष्ट्रीय महासचिव हैं और बीजेपी मुख्यालय के प्रभारी भी। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और अब सवाल कुछ पूछेंगे हम। मेरा पहला सवाल ये है अरुण जी आपसे, आपने जिस टीम को लीड किया या फिर जिस टीम के साथ काम किया जिससे कि विश्व की नंबर 1 और ऐसी पहली पार्टी बनी बीजेपी जिसमें सबसे ज्यादा सदस्य थे, किस तरह कामयाबी मिली? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा थी उस विचारधारा को लेकर लोगों के पास गए जी, और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता थी वो दूसरा उसमें था। और तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों जो कार्यकर्ता हैं वो मंडल स्तर से लेकर के जिला और प्रदेश स्तर के कार्यकर्ताओं ने उसमें काम किया जी। और उसके साथ हमें टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किए। जब ये चारों चीज को मिक्सअप करके चले तो उसके नतीजा ये रहे कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। हमारे 11 करोड़ से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने जी, जो ऐतिहासिक है। पहले हमारे 3-3.25 करोड़ सदस्य थे और पार्टियों के 2 करोड़ सदस्य हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो चाइना की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उससे भी बड़ी हमारी पार्टी 11 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने जी। इसका हम लोगों ने जो शुरुआत की वो कार्यकर्ता वो एक तरीके से साइंटिफिक तरीके से शुरुआत की। कैंप सदस्यता हुई, उसके अलावा जो कार्यकर्ता निकले, कार्यकर्ता कई होल टाइमर कार्यकर्ता भी निकले। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है मंडल से लेके जिले से लेकर के हर स्थान पे कार्यकर्ता होल टाइमर कार्यकर्ता निकले, लोगों के पास गए, लीफलेट दिए, आइडियोलॉजी को बताया कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ये है और भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं के बारे में लोगों को बताया, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। और उसके बाद नतीजा रहा कि अपार एक तरीके से मतलब हमें जन समर्थन मिला और नए नए यूथ, महिलाएं, ट्राइबल, एससी, ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ करोड़ों की संख्या में ये लोग जुड़े। नहीं अरुण जी, वो सब लोग तो जुड़ गए और उसका नतीजा हमने देखा कि बम्पर जीत आपको मिली लोकसभा इलेक्शन में। पर सवाल अब ये भी है कि उस जीत के बावजूद हम संसद में देख रहे हैं इतना जबरदस्त गतिरोध है, कुछ काम ही नहीं हो रहा। विपक्ष कह रहा है कि वही बिल्स जब हम ला रहे थे तब आप हंगामा मचा रहे थे, तो ये पे बैक का टाइम है क्या उनका? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज तो कांग्रेस अपनी हार नहीं पचा पा रही है जी। वो ये सोच रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए, क्योंकि वह अपना मतलब राज करना देश में जन्म सिद्ध अधिकार राहुल गांधी समझते हैं जी। हंगामा करना उन्होंने पहले तय कर लिया है, फिर उसके बाद इशू ढूंढते हैं जी। बिना इशू का इशू बना करके आज पूरे पार्लियामेंट को एक तरीके से जिस प्रकार से
अभूतपूर्व हंगामा कर रहे हैं जी। और कोई इशू में दम नहीं है। आप पार्लियामेंट में हंगामा क्यों कर रहे हैं ये लोगों को मालूम ही नहीं है। जब आप सत्ता में थे तो भी आप विकास को अवरुद्ध किए और भारत एक तरीके से बिल्कुल इस प्रकार से आपने किया कि बिल्कुल भारत की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई जी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश को आगे ले जाना चाह रहे हैं जी। और जिस प्रकार से भारत के बारे में पूरा विश्व समुदाय की एक विश्वसनीयता बढ़ी है, इस सरकार के बारे में विश्वसनीयता बढ़ी है जी। आप देखिए कई एजेंसी जैसे फ्रांस की OECD संगठन है, उसने भारत के बारे में एक अच्छा कहा कि विश्वसनीयता बढ़ी है। जी। IMF कह रहा है कि यहाँ भारत का जो ग्रोथ रेटिंग के बारे में जी। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने कहा, मूडी ने कहा। जब सारे के सारे विश्व की जो संस्थाएं हैं, थिंक टैंक है, वो इस सरकार की जो स्टेप्स ले रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज को एक ट्रैक पे ले आने के लिए, वो तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी पे विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। हम अंत्योदय की विचारधारा को लेकर चलते हैं, अंत्योदय ही हमारा मेन ध्येय है। उसको लेकर के यह सरकार ने सोचा कि सबसे पहले वो दबे पिछड़े जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए योजनाएं ले आओ। वो काम पे शुरुआत की, वो माना कि वो सब आप काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो अब ये भी है ना कि पूरे देश को आपने अच्छे दिनों का सपना दिखाया था। वो अच्छे दिनों के लिए आप कहते हैं कि बिल पास होना बहुत जरूरी है, जिसको कांग्रेस नहीं पास होने दे रही है। सवाल अब ये कि मेजोरिटी आपके पास लोकसभा में है लेकिन राज्यसभा में नहीं। आगे की क्या स्ट्रेटेजी है? पीछे वाला सेशन हमने देखा पूरी तरह से वॉश आउट, ये सेशन पूरी तरह से वॉश आउट। आगे की कुछ न कुछ तो आपको रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, वरना यही हालात फिर आगे के सेशन में भी नजर आएंगे। देखिए, दो चीजें हैं। अगर कांग्रेस तथ्यों पे कभी डिस्कशन करे, कभी वो कहती कि 19 करोड़ अकाउंट नहीं खुले, कभी वो कहती कि 9 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिला, इंश्योरेंस हुआ है, कभी वो कहती मुद्रा बैंक की योजना इनकी ठीक नहीं, इसमें 1 करोड़ लोगों को अभी 2 साल के अंदर लाभ मिलने वाला है। इन चीजों में कभी वो कहती है कि 40% FDI हमारे पास पिछले साल से इस साल 40% FDI इनफ्लो हुआ है। कि आखिर पार्लियामेंट नहीं चलेगा तो आप लोग करेंगे क्या? अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय है। इसको सोचना चाहिए कि अगर लोकसभा में हमें पूरी बहुमत मिली है 30 साल बाद किसी भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राज्यसभा में बहुमत आते आते समय लगता है, तो क्या राज्यसभा के आधार पे क्या लोकसभा में अगर बहुमत मिला है तो क्या सरकार को काम नहीं करने देंगे क्या? नहीं, फिर आप करेंगे क्या? डिबेट का विषय है। आगे चल करके यह सोचना चाहिए कि आखिर इस प्रकार की जो परिस्थिति पहली बार ऐसा उत्पन्न हुई है, इसके लिए सब लोग को मिलकर के सोचना चाहिए कि आगे क्या स्थिति यही रहने वाली है क्या? नहीं, हमने देखा कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्स पे ऑर्डिनेंस लाने की बात होती है और ऑर्डिनेंस हम देखते भी हैं, तो क्या वही स्ट्रेटेजी दिखेगी? GST इतना इंपॉर्टेंट बिल है, GST ये भी पास कराना चाहते थे, GST हम भी पास कराना चाहते हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि उनके शासन में आपने पास नहीं करने दिया, इसलिए प्रधानमंत्री ने, हमने तो सहयोग किया था हर चीज, हमने तो लैंड एक्विजिशन भी था उसमें भी सहयोग किया था। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव, प्रोग्रेसिव हमेशा समर्थन करती है। हमारे पहले देश सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है, हमारा अपना स्वार्थ कहीं नहीं आता बीच में। लेकिन कांग्रेस की दुर्भाग्य है, इनका अपना स्वार्थ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी का जो अपना स्वार्थ है वह सर्वोपरि है, देश से कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने कहा है कि देश कहीं भी जाए लेकिन हम तो हंगामा करेंगे। इसमें सोनिया गांधी की भी कम चल रही है, इसमें पूरा का पूरा राहुल गांधी का चल रहा है। और राहुल गांधी ये सोचे हैं कि हम तो इसको चलने नहीं देंगे संसद किसी भी हालत में। यही कारण तो था कि असम में गए आप, वहां दर्शन उस समय करना चाहते कर लेते, आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री आपका, आपको 2 दिन ध्यान आता नहीं, वहां मीडिया कुछ बोलते नहीं, यहाँ आके कह दिए कि संघ के लोगों ने हमारा मार्ग रोका, हम दर्शन नहीं कर पाए। मतलब ऐसा झूठ एक नहीं 20 बार ऐसे झूठ राहुल गांधी जी बोल चुके हैं। आरोप लगाने के लिए आरोप ढूंढते हो तो ये तो कोई बात नहीं है। नहीं, आरोप तो आम आदमी पार्टी भी लगा रही है ना अरुण जेटली पर, जिसपे आप जवाब ठीक से नहीं दे रहे हैं। उसका मैं जवाब आपसे लूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद रुक रहे हैं आप कुछ देर के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अरुण सिंह से। अरुण जी, सवाल ये भी है, आम आदमी पार्टी जब आपसे सवाल पूछती तो जवाब ही नहीं आप देते, कह देते कि वेग आरोप हैं अरुण जेटली पर। किस किस चीज के जवाब दें? अगर वित्त मंत्री पर, देश के फाइनेंस मिनिस्टर पर सवाल पूछे जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अब जवाब दें। देखिए, ये मिसलीडिंग इनके जो फैक्ट्स हैं वो मिसलीडिंग फैक्ट्स हैं और कोई तथ्य नहीं है जी। आप ये बताइए कि आज आम आदमी पार्टी ऑडिटर भी बन गई, वही इनकम टैक्स असेसमेंट ऑफिसर बन गए, वही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी भी बन चुके हैं। ये अलग अलग इंडिपेंडेंट जो संस्थाएं हैं वह इसको चेकिंग करते हैं, सब अकाउंट चेक किया, कुछ पाया नहीं।
आम आदमी पार्टी केवल आरोप के लिए आरोप लगाती, कोई तथ्य नहीं। बिहार के इलेक्शन हो चुके हैं, यूपी के इलेक्शन इसके बाद बहुत पास हैं, इसके बाद हम बात करें असम की इलेक्शन बहुत पास है, बंगाल की हम बात करें, यहाँ आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, प्लानिंग क्या है? मैं एक चीज बता दूं, बिहार का जो चुनाव था उसमें अर्थमेटिक इक्वेशन उनके पक्ष में था, जो महागठबंधन था जी। मैं आपको बताऊं, बिहार का अगर रिजल्ट देखेंगे तो हमारे कैंडिडेट पिछली बार 40,000 जैसे वोट लिए, वो 10,000 जीत गए। इस बार 60,000 वोट लेकर के भी फिर भी हार गए जी। तो वोटों का अंकगणित उनके पास था, वोटों का अंकगणित हमारे पास नहीं था इस बार, लेकिन फिर भी हमारे मत प्रतिशत नहीं कम हुए हैं जी। तो एक तरीके से ट्रायंगुलर कंटेस्ट होने के बजाय इस बार बाइपोलर पॉलिटिक्स, इसलिए हमको नुकसान हुआ। नहीं, यही हालत फिर हमें यूपी में नजर आएगी, समाजवादी है, अखिलेश है। देखिए यूपी का डिफरेंट है, यूपी में ट्रायंगुलर कंटेस्ट होना है, नंबर 1। नंबर 2 कि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी उतना नहीं थी नवीन इसके खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ। यहाँ ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी, तो इसका फायदा मायावती लेने जा रही है। देखिए मायावती और मुलायम सिंह की सरकार में 2 ही अंतर है अखिलेश की सरकार में, ये रैंकिंग है। जब मायावती की सरकार थी तो भ्रष्टाचार रैंक 1 पे रहता था और अपना क्राइम नंबर 2 पे होता था, और जब मुलायम सिंह या अखिलेश जी की सरकार आई तो उसमें क्राइम नंबर 1 पे होगा और भ्रष्टाचार नंबर 2 पे है। दोनों के ही सरकार में कहिए तो भ्रष्टाचार और क्राइम एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लेकिन हेड टेल करते समय उनके समय क्राइम ऊपर आ जाता है, भ्रष्टाचार नीचे आ जाता है दूसरे नंबर पे, और इनके समय उल्टा हो जाता है। तो दोनों ही सरकार ने उत्तर प्रदेश को बिल्कुल ही पीछे ढकेल दिया। लेकिन आप कष्ट होता है उत्तर प्रदेश के ना होने, लेकिन आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट विधानसभा हमने देखा कितनी बुरी हालत बीजेपी की रही। आपके पास कोई चेहरा है वहां जिसके नाम पर आप वोट मांगे? देखिए पिछले विधानसभा से तो बहुत कुछ बदल चुका है जी। लोकसभा का एग्जाम्पल आप देंगे। आज हमारे 2 करोड़ सदस्य हो गए, 2 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश में, और उसके साथ साथ मंडल से लेकर स्थानीय समितियां हमारी अच्छी गठन हो चुकी है जी। और इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के जो कुशासन है वो एक सबसे बड़ा इशू है। लोगों को सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रोजगार चाहिए। उन्होंने लैपटॉप तो दे दिया समाजवादी पार्टी ने, लेकिन लैपटॉप बैटरी उसकी नहीं चार्ज होती क्योंकि लाइट ही नहीं थी। बिल्कुल, आपको मालूम है बाद में जाके लोगों ने उसको 1000 500 में बेच भी दिया। आपको एक चीज बताऊं, आप गांव में जाके देखिए जी, गांव में 15 दिन लाइट दिन में आएगी, 15 दिन रात को आएगी जी। 15 दिन ये सिस्टम चल रहा है उत्तर प्रदेश हाँ, में। मैंने सुना है। और 2 घंटे 3 घंटे केवल उत्तर प्रदेश में लाइट आती है जी। अब बताइए उत्तर प्रदेश अगर पिछड़ेगा, जो पिछड़ चुका है, तो देश कहाँ से आगे बढ़ेगा? इसे उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी चिंता है। उत्तर प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, यहाँ पर लोग ये भी तो जानना चाहेंगे ना कि आप क्या फिर से पीएम को वहाँ सीएम के फेस के सामने, जैसा कि हमेशा हर राज्य में हम देखते रहे हैं, बिहार में भी हमने देखा मोदी और अमित शाह के पोस्टर्स, जब हारने की बारी आई तो पोस्टर्स को हटा दिया गया। यहाँ पर हमने आडवाणी को सुना कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए पार्टी को, कम से कम यहाँ के लिए तो डिसाइड करना पड़ेगा। थोड़ा मैं आपको बता दूं कि बिहार में भी जो हमारे रथ निकले थे एक विधानसभा में, सभी नेताओं के फोटोग्राफ्स थे। वो तो कुछ मीडिया में दिखा दिया ऐसा फोटो। अब बाकी प्रधानमंत्री तो हमारे नेता है, देश के नेता है, उन पे हमें गर्व है। और अध्यक्ष जी हमारे अमित भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका वो कह रहे हैं कि उन्हें फोटो होना, उनको नेशनल लेवल पे काम करने दीजिए, यहाँ पे तो कोई चेहरा दीजिए हमें। आज तक कभी भी चुनाव हुआ है तो जब हमारे प्रधानमंत्री जब अटल जी थे तो भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो तो होता ही होता है जी। बिना उनके फोटो थोड़ी चुनाव लड़ेंगे। ये हमारे सर्वोपरि नेता है, एक संगठन के मुखिया है, एक देश के प्रधानमंत्री हैं। हमें गर्व है कि नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो हम क्यों नहीं उनका फोटो लगाएंगे, पोस्टर लगाएंगे। जहां तक है कि उत्तर प्रदेश में किसका फेस होगा ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय लेता है, किसका फेस होगा नहीं, इसमें तो हम जैसे छोटे कार्यकर्ता नहीं बता सकते। नहीं, कई बार कार्यकर्ताओं के मन में बड़ा रोष रहता है कि उनका अपना स्थानीय नेता नहीं है, उनके बारे में थोड़ी कम जानकारी ली जा रही है, नेशनल लेवल पर आकर तमाम चीज़ों को डिसाइड किया जा रहा है। और जो कहा जा रहा है कि क्या आपका भी फेस हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा नेता चाहिए जो बहुत पढ़ा लिखा भी हो, ज़मीन से जुड़ा हुआ भी हो, तमाम चीज़ों को समझ पाए, यूपी को बहुत अच्छे से समझता हो। देखिए इसके दो आंसर है। पहली चीज़ तो हम कभी नेता प्रोजेक्ट करते हैं, कभी नहीं करते जी। हमने कई राज्यों में प्रोजेक्ट किया, कई में नहीं किया जी। और जहाँ तक आप मेरे बारे में पूछते हैं तो मैं तो इतनी दूर की सोचता नहीं, मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो काम देती है काम करता हूँ, इसमें मतलब इतना दूर सोचना तो हमारे समझ से परे है और हम तो इसके लायक भी नहीं समझते। सामान्य कार्यकर्ता है, पार्टी जो संगठन काम देती है वो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं।
नहीं, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के लोग ज़रूर सोच रहे हैं इस बारे में, इसलिए मेरे मन में ये सवाल आया था आपके लिए। हम इंटरनेशनल लेवल पर जो नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, इसके बाद अगर हम बात करें बंगाल की, आपने बताया कि यहाँ इस तरह की स्ट्रेटेजी है आपकी यूपी में। बंगाल में आप क्या सोच रहे हैं? आपके पास कोई नेता है जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो सके? देखिए, बाबुल सुप्रियो के बेसिस पे आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नेता तो है, नेता का तो महत्व होता ही है, लेकिन एक संगठन का बहुत बड़ा महत्व होता है। अभी जो आगे आने वाले समय चुनाव है, वहाँ चुनाव में अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग राज्यों में हम लड़ेंगे जी। ममता बनर्जी के राज्य में तो जिस प्रकार का कुचक्र चल रहा है, अभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों को पीट दिया गया, देखा हमने। बहुत जबरदस्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को, सुरेश पुजारी और सिद्धार्थ नाथ सबको पीटा गया जी। और वैसे असम का इशू अलग है, वहाँ पे एंटी इनकम ह्यूज एंटी इनकमेंसी है। तो इन सब जगह अपने अपने हमारे प्रदेश के नेता हैं और प्रदेश में गैलेक्सी ऑफ लीडर्स होते हैं हमारे एक नेता है, आप पूछेंगे तो नहीं, हमारे यहाँ प्रदेशों में गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, बहुत सारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी है ना। नहीं तो कम से कम आपको किसी को तो फेस रखना पड़ेगा ना, कि जो तमाम चीजों को वहाँ पे लीड करे, संभाले, लोगों में बहुत लोकप्रिय हो। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य बैठेंगे, वो निर्णय करेंगे। असम की आपने बात की, मेरा सवाल फिर से वही है, विश्वास शर्मा को आप ले रहे हैं, कांग्रेस से वो यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, इस तरह के नेताओं को आप अपने पास मिला रहे हैं जो कांग्रेस के लीडर हैं, तो तरुण गोगोई के सामने समक्ष कोई कैसे खड़ा हो पाएगा? बेशक वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी है। देखिए, अभी जो यहाँ के खेल मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी को वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और इलेक्शन मैनेजमेंट जो कमेटी उसका भी इंचार्ज उनको बनाया गया। अब दूसरा प्रश्न है कि उनको ले रहे हैं कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को घुटन महसूस हो रही है और जिनको घुटन उसकी पार्टी में कांग्रेस महसूस हो रहा है वो हमारे पास आ रहा है। हम देख रहे हैं छवि ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की लोकप्रियता के कारण, मोदी जी के कामकाज के कारण लोग आ रहे हैं, तो हम उनको ले रहे हैं, इसमें मुझको नहीं लगता कोई गलत है। नहीं, मोदी जी की वजह से लोग परेशान भी हो रहे हैं। नेशनल हेराल्ड का मामला आपको याद है, और किस तरीके से विपक्ष ने हंगामा मचाया, सदन में 3 दिन खराब कर दिए। लगातार आरोप है कि प्रोपेगेंडा है, पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की शह से ये उनके साथ हुआ है। नेशनल हेराल्ड के केस में अभी तो इंक्वायरी नहीं शुरू हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी इंक्वायरी नहीं शुरू, बिल्कुल, जबकि सबको करना चाहिए। देखिए, नेशनल हेराल्ड में सब वायलेशंस हैं। आप 51 लाख रुपए में 2,900 करोड़ रुपए जिसमें से आपको पेमेंट करना चाहिए और शेयर उसको एक्वायर करना चाहिए। 51 लाख रुपए पेमेंट करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी उसको पूरा कंपनी को हड़प कर गए, मतलब उसके ओनर बन गए, जबकि आपको 2,900 करोड़ रुपए देना चाहिए था। ये टेक्निकल पॉइंट है, और टेक्निकल नहीं, इनकम टैक्स को भी इसको इंक्वायरी करना चाहिए, कंपनी एक्ट को भी इंक्वायरी करना चाहिए। दूसरी, 90 करोड़ रुपए आप लोन राइट ऑफ क्यों कर रहे हैं भाई? अगर जिस कंपनी के पास 3,000 करोड़ प्रॉपर्टी है, कहीं 90 करोड़ रुपए आप राइट ऑफ करेंगे, ये भी वायलेशन, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल उसका भी वायलेशन है। थर्ड चीज, राहुल गांधी स्टैंड क्यों बार बार बदलते हैं? अपना स्टैंड बदल देते हैं, कभी कहते हैं कि डिफेमेशन हम फाइल करेंगे सुब्रमण्यम स्वामी जी के खिलाफ, कभी कुछ कहते रहते हैं। तो डिफेमेशन कर दीजिए, क्यों नहीं करते भाई? एंड देन यू शुड गो एंड फाइट इन द कोर्ट। नहीं, बिल्कुल जवाब उन्हें कोर्ट में ही देना चाहिए, क्योंकि अभी कोर्ट इनिशिएट कर रहा है सारी चीजों के लिए। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है क्या बदला ले रहे हैं? कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला को सुना होगा आपने, कांग्रेस ने भी 3 स्टैंड बदले जी। पहले कि राहुल गांधी ने बोला कि सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ केस करूंगा, 2012 की बात बता रहा हूँ। फिर 2013 में जो कहा जो करना हो कर लो, फिर अब जाकर के वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस का, जैसे मैंने बताया, कांग्रेस पहले ये सोच चुकी है कि हमको पार्लियामेंट में हंगामा करना है, इशू उसके बाद ढूंढते हैं। मतलब इस पार्टी के पास कोई इशू नहीं है इस सरकार के खिलाफ, कोई भ्रष्टाचार का इशू नहीं है, इनके पास कुछ इशू ही नहीं है। तो इशू बिना ढूंढते हैं और इशू होता नहीं है, उसको लेकर के हंगामा करते हैं, देश का बहुत नुकसान कर। मैं बता दूं, इतिहास उनको माफ करने वाला कभी भी नहीं है। नहीं, लेकिन नुकसान तो आपका भी हो रहा है, क्योंकि अगर आप केंद्र में काम करेंगे, इलेक्शन जिन जिन राज्यों में है वहाँ पर आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। यूपी की अगर हम बात करें, यूपी से आप आते हैं, यूपी की लोगों को अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं अखिलेश यादव के बारे में आपने सुना होगा, 5.5 मुख्यमंत्री, अखिलेश की कोई सुनता ही नहीं है, चाचाओं की पार्टी है, चाचाओं की सरकार है। काम हो कैसे रहा है? क्या आप जड़ तक पहुंचकर परेशानी को समझ पा रहे हैं? कैसे निजात आपको पानी है इससे? काम करने की समाजवादी पार्टी सरकार जो है, उनकी नीयत ही नहीं है अखिलेश जी की। अब जब नीयत नहीं हो तो काम कैसे करेंगे? 5.5 मुख्यमंत्री हैं।
हमारी जो सरकारें हैं, मध्य प्रदेश की गुड गवर्नेंस की सरकार, छत्तीसगढ़ की, गुजरात की एक गुड गवर्नेंस, हरियाणा की एक गुड गवर्नेंस की नहीं, मध्य प्रदेश में हमने व्यापम देखा, वहाँ पे भी परेशानियां हर एक जगह है। अरे आप देखिए मध्य प्रदेश तो सारे चुनाव हम जीत रहे हैं लगातार। हाँ, अब कांग्रेस सिकुड़ती चली जा रही है और ज्यादा तो जो मध्य प्रदेश की स्कीम से, लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर के किसानों को 1% ब्याज पे कर देते हैं ये। अच्छा, इन सब सारी स्कीम को उत्तर प्रदेश में लिया के हम बताएंगे जी। जो हमारे गुड गवर्नेंस सुशासन के कदम रहे हैं और हमारे अन्य राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, उसको भी ले आके उत्तर प्रदेश में बताएंगे कि इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सुशासन कर रही है, वही सुशासन अपना यहाँ पे भी करने वाले हैं। नहीं, आजम खान आपकी बात को सुनने देंगे किसी को वहां पर? आजम खान तो मैं कहूँ ये ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, कभी कभी देखिए देशद्रोही जैसा स्टेटमेंट देते हैं जी। इनको तो नजर बंद कर देना चाहिए। इनकी कोई स्टेटमेंट एयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो स्टेटमेंट देते हैं वो सोचते किस प्रकार से दो समुदाय के बीच में लड़ाई हो, किस प्रकार से भारत का मान सम्मान गिरे। आजम खान कोई नेता नहीं है। आजम खान केवल और केवल वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। नहीं, आपकी अगर सरकार आती है तो क्या करेंगे आप? हम आजम खान को नजरबंद करेंगे? हाँ, बिल्कुल ऐसे लोग नजरबंद होने चाहिए। जो देश की एकता अखंडता, जो प्रदेश की एकता अखंडता के लिए खतरा, उनको नजरबंद करना चाहिए। आजम खान तो इस लायक नहीं है कि जो मन में आए वही बोल दे। मैं कहूँगा सबको संयमित भाषा बोलना चाहिए जी। और भारत की एकता अखंडता एक साथ रहे, नंबर एक। दूसरा डेवलपमेंट, विकास, इसी को सेंटर लेकर के आगे हमको काम करना चाहिए। और कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए कि जिसमें कहीं भी इफ बट लगाना पड़े जी, और बाद में मीडिया के सिर्फ ठीकरा फोड़ना पड़े कि मीडिया ने किया। ऐसा बचना चाहिए, ऐसा कभी नहीं। चलिए, जाते जाते मैं आपसे आखिरी सवाल ले लेती हूँ कि आप बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, मुख्यालय प्रभारी भी हैं, आगे की आपकी राजनीति में किस तरह की प्लानिंग है खुद के लिए, क्या सोचा है? भारतीय जनता पार्टी में तो बाद में, पहले में स्वयं सेवक शाखा में जाता था और संपर्क प्रमुख का दायित्व था। उसके बाद युवा मोर्चा की राजनीति किया। तो भारतीय जनता पार्टी पहले युवा मोर्चा में रहा, फिर राष्ट्रीय सचिव रहा, फिर राष्ट्रीय महामंत्री। जो पार्टी काम देती है उसको मन लगा के काम करते हैं, एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते। जो भी पार्टी काम देगी उसको मन लगा के काम करेंगे, जो दिया है उसको मन लगा के काम कर रहे हैं एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते। और हमारी किस प्रकार से हमारी विचारधारा मजबूत हो, राष्ट्र सर्वोपरि है, समाज में किस प्रकार से एक दबे कुचले लोग हैं वो उनका उत्थान हो, आर्थिक खुशहाली उनके बीच में आए जी। इस आइडियोलॉजी को हम लोग लेके आगे चल रहे हैं और इसके लिए जितना हो सकेगा उतना हम कर रहे हैं और करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं जनता को आपकी बातें ठीक से समझ में आएंगी और वो सोच समझ के डिसीजन लेगी, अपने वोट का कम से कम अच्छा इस्तेमाल करेगी, जो उनके लिए काम करे वोट उसे करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।